हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम देख रहे हैं BBA 20 डेज मैराथन बैच और आज इस बैच का है डे नंबर 2। डे नंबर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम मतलब बिजनेस अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो स्टडी कर रहे थे और उसका था कल पार्ट 1 और आज रहेगा पार्ट 2। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं नॉर्मली, क्योंकि आपका बिंग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, कुछ कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कॉमर्स वाले हो गए तो वो अच्छी बात है ना भाई, आपकी भी पॉलिश हो जाएगी। जो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और नॉन कॉमर्स वाले तो सवाल ही नहीं आता, आपको जरूरत है ही कंसेप्ट की। तो वो हिसाब से मैं स्टार्टिंग का थोड़ा मेरा गियर धीरे धीरे चेंज करूंगा। फिलहाल फर्स्ट गियर पर गाड़ी चल रही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, फिर जैसे आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी नियर अबाउट 5-6 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मैं टॉप गियर पे गाड़ी डाल दूंगा। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगा। बट यू हैव टू बी कंटिन्यू विथ मी, उसके लिए एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अभी ये कंसेप्ट जो एक एक वर्ड हम देख रहे हैं, एक एक टर्म, वो टर्म अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेटली अगले टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, फटाफट समझेगा, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा ये कहाँ आ गए हम, सर कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हमें तो समझता ही नहीं। ठीक है, तो वही लैंग्वेज समझाने के लिए आज का भी दिन स्पेंड करेंगे। सो आज का बेसिक कंसेप्ट का डे नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डे नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल डोज हो जाए। सो मोटिवेशनल डोज देखो, आज का कोट क्या है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। स्टूडेंट्स, हम लाइफ में इतने एक्सक्यूज फाइंड कर लेते हैं, हर चीज के लिए एक्सक्यूज है हमारे पास। अब देख लो ना, अभी तो क्लास शुरू हुआ है, सेकेंड डे है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट ही ज्यादा है और प्रेजेंट ही कम है और एब्सेंटिज्म ज्यादा। क्यों? एक्सक्यूज, एन नंबर ऑफ एक्सक्यूज है हमारे पास, लेकिन काम करने का कोई रीजन नहीं मिलता। एक्सक्यूज बहुत मिल जाते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट खराब आएगा, पेरेंट्स के सामने आप पहले रिजल्ट रखने के पहले ही बता दोगे, नहीं मुझे तो पहले पेपर अच्छे गए ही नहीं थे, मैंने तो पहले भी बोला था, क्योंकि तब कोरोना था और स्टडी करने का माहौल भी नहीं था, कुछ बुक्स भी नहीं थे मेरे पास। स्टूडेंट्स, जो सिचुएशन में आप हो, यही सिचुएशन हर स्टूडेंट फेस कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा। तो व्हाई यू आर गिविंग द एक्सक्यूजेस? एक्सक्यूजेस से ऊपर उठकर बहुत बड़ी जिंदगी है जो शुरू होती है आपके काम करने से। सो हमें एक्सक्यूज नहीं देना है, आउटपुट देना है, रिजल्ट देना है। उसके लिए स्ट्रांग हो जाओ, काम करने लग जाओ, बिकॉज बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस से भी स्ट्रांग बन जाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डे नंबर 2 आज का करते हैं स्टार्ट। ठीक है, लेकिन डे नंबर 2 में पहले डे 1 की एक बार झलक दे दूं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आज का सेशन करेंगे स्टार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स डे नंबर 1 देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं मैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, बिजनेस अकाउंटिंग चल रहा है बच्चों। अगर मैं शॉप में बैठा हूं तो कोई प्रोडक्ट परचेस करने आ रहा है, ठीक है, कस्टमर आया, मैंने उसको प्रोडक्ट दिया, तो ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन अगर हुआ, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब ये कितने रुपए का है भाई, ये पेन की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज है, तो रुपीज है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी है। आप मनी में जो चीज एक्सप्रेस कर सकते हो वो होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी में एक्सप्रेस ही नहीं होते, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्व्हिसेस अगेन्स्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्व्हिसेस, मतलब बार्टर ट्रान्झॅक्शन, ज्याला मराठीत वस्तू विनिमय म्हणायचे। ठीक है, तो एक मैंने मैंगोज दिए और उसके बदले में एप्पल लिए, तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में भी 2 टाइप है बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन हुआ, तुरंत पैसा मिल गया, इमीडिएट रिसिप्ट ऑफ कैश। बिग बाजार में जाओ, उधारी पे मिलेगा? नहीं, एक बार बोल के देखो ना, मैं बाजू में रहता, बोलना एकदम बिग बाजार के बाजू में, मेरा इधर ही घर है, आप दे दो, मैं कल पैसे लेके आता, मिलेगा? अरे ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे टोटली कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट पे नहीं। ओके, क्रेडिट मतलब उधारी की बात। तो जहां पे पेमेंट डिले किया जाता है, मतलब अभी गुड्स तो लेके जाऊंगा मैं, लेकिन पेमेंट फ्यूचर में करने वाला हो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, वॉट एवर द डिलेज, वो ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, लेकिन डिले किया ना, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस हो गए। तो ये ट्रांजैक्शन हमने लिख लिए कहीं पे, मतलब सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं बच्चों, तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन लिखना तो पड़ेगा ना यार। लेकिन हाँ, अब तक हम जो लिख रहे थे वो
सिस्टमैटिक नहीं था। जैसे आपकी मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दिया 500 रुपए, तो 500 रुपए का हिसाब रख सकते हो, मतलब आप अकाउंटिंग करते हो, लेकिन आप डेबिट क्रेडिट ये टर्म्स में सिस्टमैटिक अकाउंटिंग नहीं करते। तो जो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग होती है उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और वो जिस बुक में किया जाता है उसे बोलते हैं जर्नल या फिर डे बुक। ओके, देन नेक्स्ट इज लेजर। स्टूडेंट्स, लेजर क्या होता है? जर्नल बनाने के बाद हमने पर्सन वाइज अकाउंट बनाया, मतलब रमेश अकाउंट, दिनेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, तो एक एक पर्सन का हमने डिटेल में हिसाब लगाया, तो ये बन गया लेजर। ठीक है, उसके बाद जितने भी लेजर बने साल भर में, मैंने बिजनेस किया, बहुत अलग अलग टाइप के अकाउंट बनाए, दैट इज लेजर बनाए, सब लेजर की एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट को बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ लेजर्स। ठीक है, और ये समरी, इसमें सब लिखा रहेगा कि हमारे साल का एक्सपेंस, पूरे साल का परचेस कितना है, पूरे साल का ड्यूरिंग द ईयर सेल्स कितना है, 12 महीने की सैलरी कितनी पे की, रेंट कितना पेड किया, सब कुछ मिलाने के बाद लास्ट में हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आती है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ये है अकाउंटिंग सर्कल जो हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि 20 डेज में से नियर अबाउट 17 दिन, 17 डेज हम इसी सर्कल के आसपास घूमते रहेंगे। यही रहेगा, बस 2-3 दिन ऐसे कुछ टॉपिक रहेंगे जो ये बिना ये सर्कल के अलावा भी कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, लेट्स सी स्टूडेंट्स। हाँ, ऑफ कोर्स फास्ट चल रहा है, लेकिन जिसने कल का सेशन अटेंड किया हुआ है डे नंबर 1, उसको डेफिनेटली समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरी भावना आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें फर्स्ट है एंटिटी। एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। केके कॉमर्स अकेडमी किसका है? मेरा है। बट अकाउंटिंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, केके कॉमर्स अकेडमी अलग पर्सन है और केके कुणाल कटारिया ये अलग पर्सन है। ठीक है, तो ओनर एंड बिजनेस इज डिफरेंट, ये बोलता है एंटिटी। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमने देख लिया बच्चों, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, उसमें कैश और क्रेडिट, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इवेंट। इवेंट मतलब बच्चों कोई भी घटना, अगर कुछ हो रहा है, हैपनिंग ऑफ समथिंग इज इवेंट। और अगर वो इकोनॉमिक इवेंट है, मतलब पैसे का कुछ लेन देन हुआ, तो उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स मतलब जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट का क्या करता हूं मैं? परचेस करता हूं, सेल करता हूं। तो वो जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है वो मेरे लिए क्या है? गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और नहीं सॉरी 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? अगर हमने कोई एसेट परचेस किया, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, सपोज मैंने बिल्डिंग लिया, कार परचेस किया, तो वो एक्सपेंस ही एक टाइप से देखा जाए तो पैसे तो जाने वाले हैं ना, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिलेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक मुझे वो बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, 1 सेकंड। नाउ ऑडिबल पायल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? नाउ ऑडिबल? ओके ओके, मैसेज पहले का होगा फिर। ठीक है, हाँ, तो पॉइंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे लाइफ का खर्चा। ठीक है, मतलब बिजनेस के डे टू डे लाइफ, हमारे नहीं भी, बिजनेस में रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस पेड किया, नोट्स का खर्चा किया मैंने, तो ये बिजनेस का पार्ट है। मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिलने वाला, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? देखा जाए तो ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है। एग्जांपल इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पे मैंने खर्चा किया, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली क्या? ऑफ कोर्स नहीं। अगर प्रॉपर्टी नहीं ली है, कोई एसेट नहीं है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिलेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था आपको, एडवर्टीजमेंट, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। तो एडवर्टीजमेंट देखा था 6 साल पहले, मतलब उन्होंने खर्चा किया था टाटा स्काई ने सपोज 6-7 साल पहले, उसका बेनिफिट आज भी मिल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम मतलब सीधी बात इकोनॉमिक बेनिफिट, हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो ये होता है इनकम। नेक्स्ट इज एंट्री, जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब मैंने किसी पर्सन को वॉच, ये वॉच है, वॉच मैंने कस्टमर को सेल किया, मुझे 5000 रुपीज मिले, तो ये 5000 का ट्रांजैक्शन हुआ, ये मुझे लिख के रखना है कौन से बुक में? जर्नल में। तो जर्नल में ये जो प्रोसेस है, राइटिंग द ट्रांजैक्शन, एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, उससे बोला जाता है व्हाट? एंट्री। ठीक है,
और हाँ, कोई भी एंट्री किस बेस पे करेंगे? वाउचर के बेसिस पे। वाउचर मतलब क्या? डॉक्यूमेंट। बच्चों हमने परचेस किया, उसका प्रूफ क्या है? परचेस का बिल। आपने मुझे फीस दिया, उसका प्रूफ क्या है? फीस का रिसिप्ट। तो हर ट्रांजेक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट उसे बोलते हैं, दैट इज वाउचर। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस। अरे कॉमर्स वाले स्टूडेंट इससे अच्छा कौन समझ सकता है ना प्रॉफिट या लॉस? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर इनकम ज्यादा रहा, इनकम 100 रुपीज, एक्सपेंस 25 रुपया, तो बेनिफिट जो डिफरेंस है वो हमारे जेब में जाएगा ना, ये हमारा इनकम रहेगा 75 रुपीज। ठीक है। और अगर लॉस की बात करें तो लॉस में उल्टा, आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो इनकम मेरा 25 रुपीज है लेकिन खर्चा 100 रुपीज कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस तो लॉस में रहेगा, 75 रुपीज लॉस है। हाँ स्टूडेंट्स, ये था रिकैप। सर ऐसा रिकैप रोज होगा? इतना तो डिटेल में नहीं होगा, लेकिन ये डे 2 ही है ना, डे 1 को कुछ लोग नहीं थे, वो हिसाब से मैंने थोड़ा डिटेल में लिया, लेकिन हाँ रिवाइज तो मैं करवाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो अब करते हैं आज का दिन स्टार्ट। दिन की शुरुआत करते हैं नए कंसेप्ट के साथ। न्यू कंसेप्ट इज एसेट। स्टूडेंट्स आपको बता दूं, मैं आपके ही टेक्स्ट बुक से सिखा रहा हूं और कुछ अलग नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखना चाहते हो, पेज नंबर 1.21 है। ठीक है, मैं भी उसमें देख रहा हूं, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं सब कुछ लर्न है मेरा, बट कैसा है कि अकाउंटिंग में कंसेप्ट बहुत सारी है। अगर मैं डिटेल में बताने जाऊं ना तो 20 दिन में कंसेप्ट भी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं बुक से स्ट्रिक्ट रह रहा हूं, बुक में देख रहा हूं कि कौन सी कंसेप्ट है और मेरे टर्म्स में एक्सप्रेस में कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ज्यादा छोटा हो जाए, आपको रीडेबल नहीं हो तो तुरंत बता देना। नाउ एसेट्स। एसेट का सीधा सीधा मतलब है प्रॉपर्टी। आपने नाना पाटेकर जी का डायलॉग सुना होगा, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है। ये जो था ना सब, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, इट ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ एसेट ओनली। ओके, सो मतलब उसमें और भी चीज आती है, ऑफकोर्स फर्नीचर आता है, मशीनरी आता है, एलईडी आता है। तो आपके घर में नहीं, घर की नहीं, बिजनेस की बात करते हैं हम, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस का ही करते हैं ना। हम बीबीए के स्टूडेंट है, बिजनेस अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो घर की बात ही नहीं करेंगे। हमारे बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में जो जो ऐसी चीजें हैं, जो जो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो, तो वो होता है एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मली बच्चों याद रखना ये भी एक चीज कि ये जो एसेट्स है ना, ये एसेट हम सेल करने के लिए नहीं रखते, यूज करने के लिए रखते हैं। एग्जांपल देता हूं, अब मेरे सामने लैपटॉप है, ठीक है, नहीं आपको नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, भरोसा करो ना थोड़ा, मैं बोल रहा हूं ना, लैपटॉप है मेरे सामने। लैपटॉप लिया मैंने सपोज 60,000 रुपीज में, 60,000 रुपए का लैपटॉप। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका यूज करके नोट्स प्रिपरेशन करना या फिर टीचिंग करना, टीच करने वाला हूं मैं आपको, राइट? तो ये मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि इसका यूज करके मैं सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं, ये सेल करने के लिए नहीं रखा। कल कोई आएगा, सर मुझे लैपटॉप देने हो गया, आपको बेचना है क्या? नहीं भाई, बेचने के लिए थोड़ी लिया मैंने टीचिंग करने के लिए लिया। मतलब इसका यूज करके मैं बिजनेस करने वाला हूं या प्रोफेशन देने वाला हूं, तो ये मेरे लिए एसेट है। और वही एचपी के स्टोर में गया मैं, कनाडा कॉर्नर पे स्टोर है एचपी का स्टोर, और वहां पे लैपटॉप देखा, मैंने उसको पूछा क्या बात है भाई, तेरी तो एसेट है। ही सेड नहीं सर, हमारे लिए एसेट नहीं, हमारे लिए क्या है, ये 4 नंबर वाली कंसेप्ट सर, हमारे लिए गुड्स है। क्यों? क्योंकि हम लैपटॉप बेचने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही क्या है, लैपटॉप सेल करना, तो उनके लिए वो गुड्स है। लेकिन मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस रीसेल करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका यूज करके सर्विस प्रोवाइड करना है, उसका यूज करके बिजनेस करना है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, लायबिलिटीज। एसेट्स का नाम आता है तो साथ में लायबिलिटीज का भी आता ही चाहिए। हस्बैंड का नाम आने के बाद साथ में वाइफ का आता ही है ना, तो एसेट के पीछे लायबिलिटी का नाम भी आना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज, लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू आउटसाइडर, OWED, ओड। ओड म्हणजे काय? ओड म्हणजे देणं लागणं, हिंदी में थोडं जास्त झालं, देना है। ओके, तो अरे अरे अरे, बहुत दिन के बाद लिखा बच्चों, हैंड राइटिंग पे क्या हंस रहे हो? ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, देना है। सो लायबिलिटी। और इफ यू फील एनीथिंग स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट। ओके, चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मेरा
उस पर नजर रहेगा। आपको एक भी कंसेप्ट नहीं समझी, आई टीच दिस अगेन। लायबिलिटी मीन्स ओड टू आउटसाइडर, मतलब ऐसी कोई भी चीज अगर हमें बाहर वालों को पे करना है, बाहर वालों को पैसा देना है, ये हमारा लायबिलिटी होता है। जस्ट एग्जांपल, बैंक लोन लिया हमने, बैंक लोन ऑब्वियसली बैंक से पैसा लिया, उनको रीपेमेंट करना है, फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए वो लायबिलिटीज है। सप्लायर, सप्लायर से उधारी पे माल लेके आया मैं, दैट इज क्रेडिट पे, क्रेडिट बेसिस पे। तो माल खरीद के लाया, उनको बोला पैसे दे दूंगा ना, रुको थोड़ा महीना भर रुको, मैं पैसे दे दूंगा। तो अब आज के डेट में मुझे उसको पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर जिनसे मैंने उधारी पे गुड्स लाया, उनको पैसा देना है, ठीक है। तो द पॉइंट इज क्रेडिटर, ये भी हमारी लायबिलिटी। तो बिजनेस को जिसको पे करना है वो होता है लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो कंफर्म नहीं है, मतलब शायद मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वही कंफर्म नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कंफर्म है ना, हमें पता होता है ना सर, अगर किसी को पैसा देना है कि नहीं देना है, ऐसा कैसे, कंफ्यूजन कैसे? बच्चों, मैं एग्जांपल देता हूं, पूरा स्टोरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, स्टूडेंट्स के प्यार से, बहुत पैसा है अपने पास, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जैसे मैंने बताया आपको। तो मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह है भाई, बड़ा काम काज है अपना, ठीक है। तो फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, जिसमें क्या बनाता हूं यार मैं, बैग, ये स्कूल बैग, कॉलेज बैग जो होती है ना, वो बैग्स बनाने की मेरी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन चलता है वहां पे फैक्ट्री में। तो वहां पे एक मशीनरी है। मशीनरी ऐसा है कि वहां पे जो लेबर है, जो लेबर वर्किंग है फैक्ट्री में, उनका काम होता है एक लेबर का कि वहां से रॉ मटेरियल, मतलब रबर, प्लास्टिक, जो भी है रॉ मटेरियल उठाना है और मशीन में डाल देना है, ठीक है। सिंपल सा काम है उसका, रॉ मटेरियल उठाना है और मशीन में डाल देना है, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा, उस दिन वो एम्प्लॉय बहुत ही खुश था, गाने सुन रहा था, क्या पता वो किस सोच में था, ख्यालों में डूबा हुआ था। तो ख्यालों में डूबा हुआ था, काम कर रहा था, खुशी खुशी में हुआ ऐसा कि उसने वो मटेरियल उठाया, मटेरियल मशीन में डालने लगा, लेकिन हाथ निकालने का रह गया और भाई के हाथ डायरेक्ट, जैसे मेरे हाथ कट हो गए ना अभी, उसके हाथ डायरेक्ट कट हो गए, मशीन में निकल गए। अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा हुआ, डेफिनेटली बुरा तो हुआ, दिल तो दुख रहा है। लेकिन अकाउंटिंग के कंसेप्ट पे आते हैं हम। हुआ ऐसा कि वो जो लेबर है उसके हाथ टूट गए, तो इमीडिएटली मैंने फटाक से, मतलब जल्दी से बोला सब एम्प्लॉयज को, जल्दी से इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, ट्रीटमेंट वगैरह कराओ, जो भी है ट्रीटमेंट का खर्चा हम दे देंगे, ठीक है। मतलब अच्छा आदमी हो यार, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, खड़ूस नहीं हो, दिख रहा हूँ लेकिन खड़ूस नहीं हो, अच्छा आदमी हो, ठीक है। तो द पॉइंट इज, उसके हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट खर्चा करने के लिए मैं रेडी हो गया। बट उसके जो घर वाले हैं, लेबर के, और जो एम्प्लॉय है उसके घर वाले आ गए और उन्होंने बोला नहीं हमें बाकी नहीं पता, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला क्या, 20 लाख रुपए? डोके में पानी हुआ क्या, 20 लाख किसको बोलते? ले नहीं सर, हमें बाकी नहीं पता, 20 लाख रुपए चाहिए। देखो जो एम्प्लॉय है, ये अगर काम करता था तो इतना पैसा कमाता था, अभी हमें दूसरा कोई सहारा नहीं है पैसे का, ये अकेला घर में कमाने वाला इंसान था, हमें 20 लाख रुपए चाहिए, दैट्स इट। मैंने बोला अरे ऐसा नहीं, मैं सेटल कर लो यार, इतने पैसे नहीं दूंगा मैं बस ट्रीटमेंट का खर्चा कर दूंगा ईमानदारी में, बाकी कुछ नहीं होगा। नहीं बोले हमें तो 20 लाख रुपए चाहिए। सो फाइनली दे वेंट टू कोर्ट पे गए, मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया 20 लाख रुपए के लिए। अब कोर्ट में केस चल रही है। स्टूडेंट्स, आप तो इंडिया की कोर्ट को जानते हो, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता, तारीख मिलती है। तो स्टूडेंट, ये केस चलेगी 1 साल, 2 साल, 3 साल, नहीं पता कितना टाइम चलेगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए कोर्ट में, सपोज जो एम्प्लॉयज है, जो मेरे खिलाफ जिन्होंने केस फाइल किया है, वो अगर केस जीत गए, अगर एम्प्लॉयज केस जीत गए, तो मुझे 20 लाख रुपए देना पड़ेगा, सही है ना। कोर्ट ने बोला तो अपील ही नहीं ना, कोर्ट ने अगर बोला इनको 20 लाख रुपए दो, तो मुझे देना ही पड़ेगा। शायद मेरा लॉयर भी अच्छा है, मैं भी केस जीत सकता हूं, ठीक है। अगर मैं केस जीत गया तो मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये लायबिलिटी है, 20 लाख रुपए देना है, लेकिन ये लायबिलिटी कंफर्म है क्या?
नहीं, ये लायबिलिटी कंफर्म नहीं है, ये लायबिलिटी डिपेंड है फ्यूचर इवेंट पे, और फ्यूचर इवेंट क्या है, कोर्ट का डिसीजन, ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऐसा डिसीजन फ्यूचर का, कोर्ट का डिसीजन जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो कोर्ट क्या बोलेगी उस पर डिपेंड है मुझे पैसा देना पड़ेगा या नहीं। मतलब ये मेरी लायबिलिटी तो है, 20 लाख रुपए देना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लायबिलिटी है लेकिन देना पड़ेगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, इसे बोलते हैं कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। ओके, द लायबिलिटी हुज आउटकम, हुज आउटफ्लो इज नॉट कंफर्म, पे करना पड़ेगा या नहीं पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, उसे बोलते हैं कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज नेटवर्थ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेटवर्क नहीं रे, नेटवर्थ, वर्थ, WORTH, नेटवर्थ। नेटवर्थ का सिंपल सा फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बिजनेस में कितने प्रॉपर्टीज है वो देखो, उसमें से बिजनेस का जो देना है लायबिलिटीज वो माइनस करो, जो बचा वो अपना खुद का रहा ना, बिजनेस का रहा, तो ये होता है बिजनेस का नेटवर्थ, एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट देतर, क्या लिखा है, देतर, अरे नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है डेटर्स, ठीक है, डेटर्स। फिर ये होता कौन एग्जैक्टली, डेटर्स मीन्स अ पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी, जिस पर्सन से मुझे पैसा लेना है वो मेरा डेटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, कस्टमर, मैंने एक कस्टमर को 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया क्रेडिट पे, दैट इज उधारी पे, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे सेल किया, पैसे मुझे फ्यूचर में आने वाले हैं, नाउ आई हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम, मुझे उससे पैसा लेना है, वो मेरा कौन हो गया, डेटर्स। इसलिए मैं बोला उसको मैं क्या बोलूंगा, देतर, याद रखने के लिए इजी ना, जिसे हम बोलेंगे देतर वो हमारा है डेटर्स। नेक्स्ट, डेटर्स के बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर, टू हुम वी हैव टू पे, ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस को पेमेंट करना है, ठीक है। मतलब मैंने रॉ मटेरियल, भाई मैं मैन्युफैक्चरर तो नहीं हूं ना, मैं तो ट्रेडर हूं, परचेस और सेल करता हूं, तो जिससे भी परचेस किया उसको तो देना पड़ेगा पैसा, तो जिससे परचेस किया उसको पैसा देना है, वो मेरा क्रेडिटर, ठीक है। जिससे पैसे लेने हैं, कस्टमर से लेने हैं, वो डेटर, और सप्लायर को देने हैं वो क्रेडिटर। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल तो सबको पता होगा यार, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है सर तो स्टार्टिंग में हमें जो पैसे लाने पड़ते हैं वो होता है कैपिटल। लेकिन बच्चों याद रखो, सिर्फ पैसे नहीं, एनीथिंग विच आई ब्रॉट फ्रॉम माई पर्सनल प्रॉपर्टी टू बिजनेस प्रॉपर्टी। मतलब क्या, अब ये क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्लास स्टार्ट किया ना, तो घर से 5 लाख रुपए लाए थे कैश में, वो अलग, मैंने घर से टेबल लाया था वो अलग, घर से लैपटॉप भी लाया था जो पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब पापा ने खरीदा था, लैपटॉप भी लाया मैंने। उसके बाद सपोज एसी, मैंने एसी फिट किया है क्लासरूम में, तो ये एयर कंडीशन भी घर से निकाल के लाया। सो एनीथिंग ब्रॉट फ्रॉम बिजनेस, ब्रॉट फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी टू बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस में जो भी लाया ना उससे हम बोलेंगे कैपिटल, ठीक है। तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है नॉर्मली, ऐसा कैपिटल बोला तो दिमाग में सिर्फ पैसा आता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, अरे हाँ लगता है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, जो भी चीज बिजनेस में ला रहे हो इट इज कैपिटल, ओके। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ड्रॉइंग्स। स्टुडंट्स, ड्रॉइंग म्हणजे चित्रकला, हे आतापर्यंत आपण शिकलोय लेकिन नहीं, अब अकाउंट्स में एंटर कर लिया ना आपने, तो याद रखो ड्राइंग्स मतलब चित्रकला, ये सब मोह माया थी, वो भूल जाओ बचपन। अब अगर हम बिजनेस प्रॉपर्टी में से कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी में लेके जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। कैपिटल के एग्जैक्ट अपोजिट, कैपिटल में क्या था कि हम पर्सनल, अरे पर्सनल और प्रॉपर्टी लिखने की जल्दी हो गई ना, इसलिए वो आ गया, पर्सनल प्रॉपर्टी से अगर बिजनेस के प्रॉपर्टी में कुछ आया तो ये कैपिटल, और बिजनेस के प्रॉपर्टी में से अगर कुछ जा रहा है पर्सनल प्रॉपर्टी में तो ये होता है ड्राइंग्स। बच्चों अगर मुझे पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे शॉपिंग करना है तो पैसे कहां से लेके जाऊंगा मैं,
क्लासेस से ही लेके जाऊंगा ना, मेरा एक ही तो अर्निंग सोर्स है यार, फुल टाइम सुबह शाम में सिर्फ क्लास ही लेता हूं, तो यही से पैसे कमाता हूं, यही पैसे लेके जाऊंगा और फिर ही शॉपिंग कर सकता हूं मैं, राइट। तो मैंने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया, कैश, यहां तो कैश विड्रॉ किया। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मेरा कपड़े का दुकान है, तो मैं कपड़े कहां से खरीदूंगा, बाजू वाले से? अरे ढोकलो, अपने दुकान से खरीदेंगे ना, तो मेरे दुकान से मैं कपड़े, क्लोथ घर पे लेकर गया, क्यों? पर्सनल यूज के लिए। सो एनीथिंग ब्रॉट फ्रॉम बिजनेस प्रॉपर्टी टू पर्सनल प्रॉपर्टी, तो वेदर इट इज गुड्स, वेदर इट इज कैश, वेदर इट इज फर्नीचर, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। सो इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और हाँ, ड्रॉइंग्स की वजह से याद रखना, हमेशा कैपिटल हो जाता है कम। डेफिनेटली अगर बिजनेस से जा रहा है पैसा तो होगा हमें गम, बिजनेस से कुछ भी जा रहा है तो होगा हमें गम, और ड्राइंग्स नाम आया तो याद रखना कैपिटल होता है कम। वाह 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 वाह, थैंक यू, ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने, अचानक आ गया हो ठीक है। सो ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल, ऑलवेज रिमेंबर, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या? इफ in case of any person his assets are more than liabilities, किसी भी पर्सन की अगर बात करें, उस पर्सन की जो टोटल एसेट्स है, जो टोटल प्रॉपर्टीज है, वो उसके लायबिलिटीज से ज्यादा है, मतलब लोगों का जो देना है उससे ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है, देन द पर्सन इज नोन एज सॉल्वेंट पर्सन, तो उस पर्सन को सॉल्वेंट बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनसॉल्वेंट। तो इनसॉल्वेंट का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट ना, सॉल्वेंट के अपोजिट क्या? जिस पर्सन की लायबिलिटीज मतलब कर्जा ज्यादा है एज कंपेयर टू एसेट्स। ये यही गाना गाएंगे, हम लुट गए, हाँ लुट गए, क्योंकि लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट नहीं भाई। सब कुछ प्रॉपर्टी बेच कर भी लोगों का पैसा नहीं दे सकते ऐसे पर्सन जिसका दिवाला निकल चुका है, जिसकी दिवाली है वो सॉल्वेंट पर्सन, और जिसका दिवाला निकल गया वो इनसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। तो विजय माल्या जी इंसॉल्वेंट पर्सन, जी काय का जी, पैसे डुबाए उसने, तो विजय माल्या इंसॉल्वेंट पर्सन है, ठीक है, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दी विजय माल्या की, तो भी वो लोन पे नहीं कर। फ्रेंड्स, आई जस्ट टू टेल यू कि अगर ये लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाए, सेम लिंक पे क्लिक करके तुरंत ज्वाइन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट। डिस्काउंट लड़कियों को समझाने की जरूरत ही नहीं यार मतलब ये तो खून में भरा है सर। डिस्काउंट देखते ही अरे बाप रे बाप, डिस्काउंट है, ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, ऑटोमेटिक कहा कैसे आप, मतलब आपको खुद को नहीं पता चलता कि आप कैसे रास्ता क्रॉस किया, कहा कैसे दुकान शॉप में एंटर कर लिया, शॉपिंग कैसे हो गई, ये सब का ऑटोमेटिक हो जाता है डिस्काउंट नाम देख के, ठीक है। तो डिस्काउंट आप अच्छे से जानते हो। तो डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर हम खुद को बिजनेस समझे तो हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, और हाँ जब हम परचेस करेंगे सप्लायर से तो सप्लायर से डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट ये हमारे एक्सपेंस और इनकम दोनों भी हो सकता है। जब कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो खर्चे की बात है, नुकसान की बात है, और जब सप्लायर से डिस्काउंट मिलेगा तो इनकम की बात है, ठीक है। बेसिकली डिस्काउंट में दो टाइप है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट, ओके। अब इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट जो ट्रेडर को दिया जाता है। ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन। देखो सपोज ये एयरडॉप है, ठीक है, सपोज नहीं सच्चे में एयरडॉप है, ठीक है। तो इस पे एमआरपी थी 3000 रुपीज, 3000 रुपीज एमआरपी थी, और मैंने 3000 में ही बाय किया। तो डिस्काउंट नहीं चल रहा था, 3000 में मुझे मिला। बच्चों ये 3000 एमआरपी पे सेल किया मुझे रिटेलर ने, फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ। रिटेलर ने ये प्रोडक्ट एमआरपी पे सेल किया, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पे लिखा हुआ था, फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ। इट मींस उसको पक्का वो एमआरपी से कम प्राइस में मिला है, राइट। उसको एमआरपी से कम प्राइस में मिला है। वो जब रिटेल में पता चला मुझे कि वो 3000 में मुझे उसने दिए ये एयरडॉप, उसको 2600 रुपए में आए थे, 2600 रुपीज में। तो ये 400 रुपए जो डिस्काउंट मिला उसको ट्रेडर को, क्यों मिला? एमआरपी पे सेल करके भी वो प्रॉफिट कमा सके, इसके लिए उसको जो डिस्काउंट मिला उससे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस
लिस्ट अलग अलग नाम दिए जाते हैं, LIST लिस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस, MRP, उस पर अगर उस पर भी सेल किया तो भी ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो इसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नॉर्मली ये ट्रेडर को दिया जाता है, मतलब वन सप्लायर टू अनदर सप्लायर। ऑब्वियसली मुझे पता है ना, मेरा प्रोडक्ट बेच के इसको कुछ मिलना तो चाहिए, नहीं तो क्यों बेचेगा सामने वाला प्रोडक्ट, उसको भी तो प्रॉफिट हो। और यहां पे मैटर नहीं करता ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड डिस्काउंट नॉट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती, ठीक है। तो करते क्या है समझेगा, एक नहीं 2 दिन, मतलब डे नंबर 4 को आपको समझ जाएगा ये डिस्काउंट का जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती, कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, एंट्री ट्रेड। अब कैश डिस्काउंट का मतलब क्या बच्चों, मुझे इमीडिएट कैश मिल जाए इसके लिए जो डिस्काउंट दिया दैट इज कैश डिस्काउंट। ऐसा होता है ना, देखो भाई ये प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हो तो, लेकिन अगर कैश में दे रहे हो, इमीडिएटली पैसे दे रहे हो तो 95 रुपीज में दे देंगे आपको, होता है ना ऐसा, 95 रुपीज में इमीडिएट दे देंगे। लेकिन उधर ही क्रेडिट की बात है तो 100 रुपए के नीचे नहीं मिलेगा। तो जो प्राइस 100 रुपीज थी, क्योंकि इमीडिएट कैश मिल रहा है, इमीडिएट कैश पेमेंट हो रहा है, इसलिए मुझे 5 रुपीज डिस्काउंट मिला, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये हर जगह पे होता है बच्चों, अर्ली बर्ड डिस्काउंट सुना होगा। फॉर एग्जांपल फीस 5000 रुपीज है क्लास की, ओके। सो आज डेट है, आज के आगे 10 दिन में जिसने रजिस्ट्रेशन किया उसको 1000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, 5000 की जगह 4000 लगेंगे। तो ये डिस्काउंट क्या हो गया, अर्ली कैश, जल्दी कैश मिले इसलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है ये होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल, नेक्स्ट कंसेप्ट इज गुडविल। गुडविल मीन्स इमेज और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बच्चों हम बोलते हैं ना ब्रांड है भाई, मतलब सपोज आप एप्पल का मोबाइल खरीद के लाए और चेक कर रहे हो, देखने दे मुझे चालू है क्या नहीं, बंद तो नहीं मोबाइल। अरे एड़ा हुआ क्या तू, एप्पल का मोबाइल है वो झूठा एप्पल है, उस पर लोगो लगा हुआ है, वो बंद हो ही नहीं सकता। ये आपके माइंड में इमेज बैठ चुकी है, क्यों, क्योंकि आपने उसका यूज किया है या फिर देखा हुआ है, आपको पता है कि वो कितना बड़ा ब्रांड है, उसका गुडविल कितना है। रेपुटेशन, जैसे ही कोई देखता है अरे भाई आईफोन है भाई के पास, डायरेक्ट इमेज एकदम बड़ा आदमी लग रहा है। ये क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट उतना ब्रांड है, उतना रेप्यूटेड है। ऐसे कोई भी ब्रांड के आप एग्जांपल ले सकते हो। तो जो बिजनेस का रेपुटेशन होता है कस्टमर के आइज में, लोगों के आइज में, इन द आइज ऑफ कस्टमर, जो रेपुटेशन इमेज बनी है गुडविल बिजनेस की, इससे बोलते हैं गुडविल, ठीक है। और ये याद रखना, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। देखो बच्चों मेरे बिजनेस का नाम है के कॉमर्स एकेडमी, नाम ही काफी, किसी को भी पूछ लो। तो ये नाम, ये मेरा नाम जो है बिजनेस का फेमस है, तो ये क्या है, मेरा एसेट है, क्योंकि मुझे नाम से लोग जानते हैं। लेकिन के कॉमर्स एकेडमी ये कोई एसेट, दिखने वाले एसेट है गुडविल, मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन, क्या आप देख सकते हो कितना रेपुटेशन है? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट टेंजिबल थिंग, कोई विजिबल थिंग नहीं कि हम देख सके, टच कर सके। इट इज इनटेंजिबल एसेट, इसका मतलब ऐसे एसेट जो हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। हाँ फील कर सकते, सॉरी फील कर सकते, हाँ भाई बहुत बड़ा नाम है यार, जबरदस्त, तो ऐसा फील कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट इज अकाउंट। 2-3 ही कंसेप्ट बचे बच्चों ये वाला पार्ट में। अकाउंट, अकाउंट मीन्स पर्सन वाइज और एनीथिंग, कोई चीज के बारे में सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखना, मतलब समराइज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन, समराइज ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस टू अ रिलेटिंग पर्सन। फॉर एग्जांपल लोकेश नाम का एक मेरा कस्टमर है, तो लोकेश के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है सब एक जगह पे लिख लिए, मतलब एक पर्सन से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन एट ए टाइम लिख लिए, इसे बोलते हैं अकाउंट, समराइज ट्रांजैक्शन ऑफ सिंगल पर्सन और प्रोडक्ट, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर, बच्चों आप ही बताओ इंडिया में अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, बोलो जल्दी। अरे आवाज ही नहीं आ रहा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, खत्म कब होता है?
स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च। ओके, अगर नहीं पता होगा कॉमर्स वाले स्टूडेंट आपको अभी भी, तो आप जिस भी फ्लोर पे रहते हो बालकनी में जाओ, कूद जाओ, कोई टेंशन नहीं, मुझे कुछ गम नहीं होगा, घर वालों को भी कोई गम नहीं होगा। अच्छा हुआ गया इसको फाइनेंशियल ईयर पता नहीं। ठीक है, मार्च टू अप्रैल नहीं, अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, लास्ट इज ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ऐसा बिजनेस बच्चों जो बिजनेस मतलब ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड करते हैं मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं उससे बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। और दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब सोशल एक्टिविटी, जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होते हैं ना सोशल एक्टिविटी, बहुत सारे बिजनेस करना है, प्रॉफिट नहीं कमाना, बस सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। ठीक है, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे लिए जाते हैं नाम के लिए, तो उनका पैसा, उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ज्वाइन विद इन 1 मिनट फास्ट। यस, तो स्टूडेंट्स हम अब कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट देखेंगे, ये टर्म्स थे एक्चुअली, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट। और हाँ, अकाउंटिंग सर हमने तो सुना था, हमने तो सोचा था कि अकाउंट्स ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप तो थ्योरी पे थ्योरी लिए जा रहे हो। आप तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने को ही तैयार नहीं, ऐसा आपका फील आ सकता है और आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप तो सिर्फ पुतले जैसे बैठे हो भाई। आपको डेफिनेटली फील आना चाहिए कि सर अकाउंटिंग इज मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बट यू आर टीचिंग द थ्योरी ओनली। स्टूडेंट्स, हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बेस थ्योरी होता है, थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ी सी कंसेप्ट अगर समझ जाए तो डेफिनेटली आपको अकाउंट्स समझने में ईजी हो जाएगा प्रैक्टिकल। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट आज सीख लेंगे। और हाँ, पक्का डे नंबर 3 का स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही हमारा फोकस रहेगा। स्टूडेंट्स, ये बैच 20 डेज मैराथन बैच स्पेशली मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, जिसमें आपकी एग्जाम एमसीक्यू होने वाली है। तो आई एम गोइंग टू कवर ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस, हर टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। डोंट वरी एट ऑल। ओके, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी टेस्ट सॉल्व करेंगे कि डेफिनेटली आपको नॉर्मल जब एग्जाम दोगे ना फाइनल, उसमें कुछ नया नहीं लगेगा, सब कुछ आ रहा है, फटाफट फटाफट क्लिक, आपको आंसर क्लिक हो गया। ठीक है, चलो, तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट में फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके,
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज, भाई देखो ये जो बिजनेस है, हाँ भाई ऐसे इतनी ड्राइंग आती है मेरे को, इसलिए कोई हंसने का काम नहीं, मेरा बिजनेस ऐसा ही चाहिए, प्रॉब्लम है क्या कोई? हाँ, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये हम है, और ये हमारा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, सो ये जो बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज बिजनेस इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ओनर। तो ओनर की एक आइडेंटिटी डिफरेंट है और बिजनेस की आइडेंटिटी डिफरेंट है। मेरा नाम सिर्फ केके, ओनर का नाम सिर्फ केके है, लेकिन बिजनेस का नाम के सीए है। ठीक है, नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मतलब सीए तो हुई मैं, लेकिन वो नाम के पहले लगाते हैं ना, ये कॉमर्स एकेडमी वाला है। तो द पॉइंट इज ये दोनों अलग है, तो इसका फर्क क्या पड़ता है सर एग्जैक्टली? ये बार बार आप बोल रहे हो एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग, ओनर अलग, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है एग्जैक्ट? पहली बात तो ये समझ लो, हम पूरा अकाउंट जो सीखने वाले हैं, बिजनेस अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, पर ओनर अकाउंटिंग नहीं। मतलब हम हमेशा जो भी एंट्री करेंगे, जो भी अकाउंटिंग का सोचेंगे, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में जा रहा है, हमें ओनर के जेब का नहीं सोचना है। आपको एग्जांपल देता हूं, मतलब जल्दी समझ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने बिजनेस में जब केकेसीए क्लासेस स्टार्ट किए तो 1 लाख रुपया लाया था और बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब क्लासेस स्टार्ट किए 1 लाख रुपये। किसने लाए? ओनर ने। कहां से लाए? बिजनेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जो इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, आप बताओ मुझे ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी। डू रिप्लाई विद इन 30 सेकेंड, फास्ट। मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस में लाया और मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए जो है मेरे लिए एसेट है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, या लायबिलिटी है? यस, आपका कहना सही है, आपकी भावना है कि सर डेफिनेटली हमने पैसे लाए तो हमारे लिए एसेट है। परफेक्ट, बट हम अकाउंटिंग किसका करते हैं? बिजनेस का। और जब बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट से सोचेंगे। ठीक है, अब क्लास के पॉइंट से सोचो। क्लास सोच रहा है कि पैसा 1 लाख रुपया लाया, किसने लाया? केके सर ने लाया। तो केके सर ने लाया, सर ने मुझे पैसे दिए, ये मेरे लिए लायबिलिटी है। जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, वो कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों सर? अरे बिजनेस को मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा ना। हुआ क्या, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, सही है। अब बिजनेस क्या सोच रहा है? बिजनेस को ओनर को पैसा वापस देना पड़ेगा, तो ये क्योंकि फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल ये लायबिलिटी। कैपिटल ये लायबिलिटी क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आने वाला है, कैपिटल इज लायबिलिटी एज पर विच कंसेप्ट? 4 कंसेप्ट दी जाएगी, याद रखना। एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कैपिटल इज लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओके। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोले तो क्या? ये कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ ऐसी ही चीजें एक्सप्रेस की जा सकती है जो आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो। मैंने बोला था ना आपको, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में आते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं आते। तो जो चीजें आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ रुपीज, जैसे मैंने 5 किलो एप्पल लाए, जिसके बदले में 3 किलो पाइनएप्पल दिए उसको, सामने वाले को। तो अब एप्पल कितने के थे? नहीं पता। पाइनएप्पल कितने के थे? नहीं पता। अगर ये दोनों चीजें मनी में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, तो ये मॉनेटरी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की वजह से अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं। और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो एग्जाम के हिसाब से पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स पता होगा ना, स्पेशलाइजेशन भी करते हैं कुछ लोग एचआर में। तो ह्यूमन रिसोर्स, अभी मेरे जो एकेडमी है, मेरा केकेसी है, इसमें टोटल 5 लोगों की टीम है। ठीक है, तो वो जो 4 लोग है ना, तब मैं तो ओनर हूं ना, तो मैं वो क्यों या मैं भी पकड़ता हूं, मैं खुद भी। हम जो 5 लोग है ना, हम 5 लोग बिजनेस के लिए एसेट है। हम है तो बिजनेस है, सही बात है, सब मिलकर बिजनेस खड़ा है। तो कोई भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है?
टीम, मतलब एम्प्लॉयज की टीम, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लो, कोई किसी बड़े बड़े बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 50 एम्प्लॉय बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि 50 एम्प्लॉय है, वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उन्हीं की वजह से बिजनेस खड़ा है, तो वो सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बिजनेस। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कभी भी एसेट में नहीं दिखाया जाता, बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट क्या होता है ये भी समझेगा होले होले, बस फिलहाल के लिए याद रखो, हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने के बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज, ठीक है, मतलब लोगों का देना वगैरह कितना है, सब हम दिखाते हैं, ठीक है। बट जब हम बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स कभी नहीं दिखाते, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल रीजन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मनी में कैसे एक्सप्रेस करोगे ना, मेरे पास 50 इंप्लॉई है, उसका मनी वाला वैल्यू बताओ, सर इसको इनकी सैलरी है 1 लाख रुपए, तो वो सब, अरे यार आप सैलरी एक्सप्रेस कर सकते हो, उनकी वैल्यू थोड़ी एक्सप्रेस कर सकते हो ना रुपीज में। तो इसके वजह से ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट एसेट, human resource is not presented in balance sheet as asset, because of which concept? Answer is money measurement. Okay. Next, going concern concept. बच्चों मैं आपकी इतनी कंसेप्ट करवा लूंगा और इतने क्वेश्चन करवा लूंगा कि उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न बोले तो एज्यूम किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब क्या, बिजनेस अगले 2, 3, 5 साल तक चलता रहेगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है, क्योंकि हमें नहीं पता ना बच्चों बिजनेस की लाइफ कितनी एग्जैक्टली नहीं पता। आज मेरे क्लासेस चल रहे, क्या पता अगले 10 साल चलेंगे या नहीं चलेंगे, कब बंद हो जाएंगे किसी को नहीं पता, बट ये एज्यूम किया जाता है, एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है सर, बिजनेस चलता रहेगा, ये कंसेप्ट का अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट होता है। देखो मैंने लैपटॉप लिया, जिसकी प्राइस क्या बताई मैंने, 60,000 रुपए। मैं सोच रहा हूं कि इसकी लाइफ 10 साल तक है, आई थिंक कि इसकी लाइफ 10 साल की है, तो हर साल देखा जाए तो 6,000 रुपए मेरे साल का खर्चा हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं लैपटॉप वाले को तो आज ही दे दूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 साल के पेमेंट करूंगा, 60,000 तो मैंने आज ही दे दिया, लेकिन ये जो 60,000 रुपए का बेनिफिट देखा जाए तो मुझे हर साल 6,000 रुपए हो रहा है, और 10 साल के बाद लैपटॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 10 साल तक टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी, शायद ये भंगार के भाव में जाएगा, ठीक है। तो हर साल 6,000 रुपए से वैल्यू हो जाएगी कम, और फिर एंड में वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैंने क्या किया, इस साल एसेट की वैल्यू कम कर ली 6,000 से, 6,000 से लैपटॉप की वैल्यू कम की। क्यों कम की वैल्यू, मतलब मैंने एज्यूम किया कि हर साल वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होगी, मतलब 10 साल तक बिजनेस चलता रहेगा। मैंने एज्यूम किया ना कि फ्यूचर में बिजनेस चलने वाला है, फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए मैंने सोच के लैपटॉप की लाइफ 10 साल है, इसलिए मैंने वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम की। तो ये इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू कम करना। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, एसेट का वैल्यू मैंने थोड़ा थोड़ा क्यों कम किया, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट गोइंग कंसर्न, एज्यूम किया कि बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। बच्चों राज की बात है, आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत। ये बात आपकी और मेरे बीच में रहेंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, कॉलेज रोड पता है ना, कॉलेज रोड पे मेरे दादाजी ने एक जमीन लेके रखी, बहुत साल पहले की बात है, मतलब दादाजी तो सवाल ही नहीं आता ना, उन्होंने वो ली थी 1 लाख रुपए, और आज उसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपया। कॉलेज रोड पे बिग बाजार के आसपास ही है, 1 लाख में जमीन खरीदी थी, आज उसकी प्राइस कितनी है, 2 करोड़ रुपए। मैंने बेची नहीं अब तक, मेरे पास ही है वो, ठीक है। अगर ऐसा होता तो इधर बैठा होता क्या मैं, ठीक है। बट कंटिन्यू करते हैं हम। बच्चों मेरा जो बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट मतलब वो अगेन वही, बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, समरी, जिसमें हम पूरे मतलब हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या लायबिलिटीज है, लोन कितना है देने का, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉपर्टी है लैंड, तो लैंड की वैल्यू आज की वैल्यू कितनी है, 2 करोड़, लेकिन मैंने वो बेचा क्या, नहीं,
खरीदा कितने में था? 1 लाख में। तो कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से, कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि जब तक वो एसेट बेचा नहीं जाता ना, तो वो आपके बैलेंस शीट में कॉस्ट पे ही दिखेगा, मतलब जितने प्राइस पे आपने परचेस किया ना उतने पे ही दिखेगा। तो 1 लाख का जो लैंड है, आज उसकी प्राइस 10 करोड़ क्यों ना हो, वो बैलेंस शीट में 1 लाख ही दिखेगा, एज पर द कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेंस तो है, मतलब एक्सपेंस इसी साल का है, लेकिन अब तक हमने पेड नहीं किया। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे पास 2 एम्प्लॉई है जिनको मैं 10-10 हज़ार सैलरी पे करता हूं, लेकिन सैलरी पे करने का पैटर्न ऐसा है, भाई महीना भर तू काम कर, अगले महीने के 5 तारीख को पेमेंट मिलेगा। तो अप्रैल में जिसने काम किया उसको पेमेंट कब मिलेगा? ऑब्वियसली 5 मई महीने की 5 तारीख को। ठीक है, तो ऐसे ही जनवरी में काम किया तो फेब में पेमेंट मिलेगा, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में। स्टूडेंट्स, वो एम्प्लॉय ने मेरे पास 12 महीने काम किया। कौन से 12 महीने? अकाउंटिंग के 12 महीने, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 12 महीने काम किया। लेकिन 31 मार्च, ये मार्च महीने का पेमेंट कब दूंगा मैं उसको? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को पेमेंट करूंगा ना। तो देखा जाए तो मेरे इस साल का खर्चा कितना हुआ? 11 महीने की सैलरी या 12 महीने की सैलरी? सर वैसे तो खर्चा हुआ 12 महीने का, लेकिन आपने पेमेंट तो 11 महीने का किया ना, क्योंकि 31 मार्च को तो ईयर एंड हो गया, उसके बाद पेमेंट हुआ लास्ट महीने की सैलरी। तो अगर आपके बैंक अकाउंट चेक किया जाए तो बैंक में तो सिर्फ 11 महीने के पेमेंट गया है। 11 महीने इंटू 10,000 सैलरी इंटू 2 एम्प्लॉय, जो भी था उतना मेरा पैसा गया। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? आपने पैसे पेड नहीं किए, ओके, पैसे पेड नहीं किए, लेकिन वो एक्सपेंस तो इसी साल का है, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में पकड़ लो। जब हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा ना, इस साल का, करंट ईयर में मैंने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कैसे निकालते हैं बच्चों? कोई भी इनकम माइनस एक्सपेंसेस, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इंडिया का हो या फॉरेन का हो, कहीं पे भी एक ही फॉर्मूला है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, जो रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा, राइट? तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इनकम कैलकुलेट करना है मुझे, तो उसके लिए मैं इनकम और एक्सपेंस माइनस कर रहा था। अब मैं सोचने लगा कि 11 महीने की सैलरी पकड़ू या 12 महीने की। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है अगर कुछ एक्सपेंस ड्यू हो चुके हैं, ड्यू मतलब देना है, बट नॉट पेड, ड्यू हो चुका है। ड्यू हुआ मतलब क्या? अभी देखो 31 मार्च को उसने जॉब छोड़ भी दिया, मुझे पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। ड्यू हुआ मतलब देने की लायबिलिटी आ गई, देना तो पड़ेगा बट नॉट पेड, लेकिन पेड नहीं किया, तो इसे, ये भी हमें खर्चा दिखाना पड़ेगा, ये भी एक्सपेंस हमें इसी साल में दिखाना पड़ेगा, 12वें महीने के सैलरी का, पेड नहीं किया फिर भी, बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। और ऐसे ही इनकम के बारे में है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब पूरे साल की अगर बात करें ना बच्चों, फाइनेंशियल ईयर की, तो मैंने 3 लाख के गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, उधारी पे 3 लाख रुपए के, तो पैसे आए क्या? अब तक नहीं आए। गुड्स तो सेल कर दिया, पैसे आए क्या? नहीं, पैसे मिलना बाकी है, फिर भी मैं इनकम में दिखा दूंगा बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है इनकम हो गया ना, दिखा दे, पैसे नहीं मिले फिर भी दिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ कॉन्जर्वेटिज्म। कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है अगर बिजनेस में कोई लॉस होने वाला है, मतलब आपको लग रहा है कि बिजनेस में लॉस हो सकता है, तो उसके लिए तुरंत प्रोविजन करो, लॉस प्रोवाइडेड फॉर। ओके, अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला होगा तो तुरंत दिखा दो, डोंट वेट कि कब नुकसान होगा, मतलब मुझे लग रहा है कि कस्टमर के पैसे डूबने वाले हैं, ओके, पैसे डूब सकते हैं, तो अकाउंट्स बोलता है पैसे डूबने वाले लग रहा है ना, तो आप अभी से दिखा दो कि पैसे डूब गए, एक्चुअल में नहीं नुकसान हुआ फिर भी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इनकम होने वाला है, फ्यूचर में इनकम हो सकता है, तो अकाउंट्स बोलता है डोंट प्रोवाइड फॉर, मतलब ये इनकम मत दिखाओ, जब तक एक्चुअल में इनकम नहीं होती ना तब तक इनकम मत दिखाओ, लेकिन एक्सपेंस अगर होने वाला है तो तुरंत दिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। स्टूडेंट 2 कंसेप्ट ही बाकी है, फिर हो जाएगी आपकी छुट्टी, जागते रहो। मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनका कहना ऐसा है कि जो जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो सब चीजें हमें एक्सप्रेस करना जरूरी है।
ठीक है। जैसे हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट मतलब ये वाला, अरे बताया ना मैंने आपको, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो साल भर में मतलब पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, जो अकाउंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको प्रेजेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि आप अकाउंटिंग में जो भी फॉर्मूला, जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, वो कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल सो ऑन। अभी डिप्रिसिएशन मैंने आपको बताया, डिप्रिसिएशन मतलब क्या, एसेट का वैल्यू कम करना, उसकी कुछ अलग अलग मेथड होती है। तो जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं ना, सालों साल तक वही मेथड यूज करे, चेंज ना करे, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बच्चों आपको अकाउंटिंग का ईयर तो मैंने बता ही दिया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके। सो जो भी ट्रांजैक्शन है हमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में देखना है कि वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है। एक्चुअल में कैश कब दिया, कैश कब आया, वो मत देखो, कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन है वो देखो। ठीक है, ये है अकाउंटिंग पीरियड की कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, ये था बेसिक कंसेप्ट का डोज, डे नंबर 1। डे नंबर 2 में हमने सब कुछ कर लिया कवर। अब नेक्स्ट सेशन में हम जब भी मिलेंगे, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट डोंट मिस एनी ऑफ दिस डे। 20 डेज गारंटी, 20 डेज में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 20 में से एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। और हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको केकेसी ऐप पे मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, सब मिलेगा। स्टे ट्यून्ड टू केकेसी। बाय बाय बच्चों एंड कीप स्टडीइंग।